भाई एक मिनट प्लीज, बात नहीं। पहले बताओ बाइनोमियल के आपने एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे कि नहीं करे? यस सर। करे हैं सबने? ठीक है, जिसने नहीं करे हैं वो खुद जानता होगा, मैं यहाँ पॉइंट आउट नहीं करूंगा। यहाँ पे एक बच्चे ने मुझसे एग्जाम्पल 16.4 के लिए बोला है कि सर ये नहीं हुआ, और इसका इस एग्जाम्पल्स में से 6 और 7 मैंने अभी करने के लिए मना कर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप जरा देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आप लोगों को। हाँ जी, ये देखिए भाई प्लीज, बात नहीं। यहाँ पे देखिए लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग रिलेशन। बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो बच्चे नहीं आए थे सिर्फ इतना सा बताया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक फॉर्मूला डेवलप किया गया। और वो फॉर्मूला डेवलप क्यों किया गया कि जब सैंपल स्पेस, क्या वर्ड बोला है मैंने? सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा लार्ज जाता है। जैसे अगर मान लिया 10 कॉइन टॉस करो तो 2 की पावर 10, यही आउटकम निकालते थे। 1024 का सैंपल स्पेस बनेगा, और वो हमारे लिए लिस्ट डाउन करना कि 1024 इवेंट बनाए, फिर कल को फेवरेबल अनफेवरेबल चेक करना बड़ा मुश्किल था। तो हमने जो इससे पहले एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर किया था जिसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, जिसमें बेसिक फॉर्मूला बस एक ही था, फेवरेबल अपॉन में टोटल। वहां पे आप टोटल तो निकाल के बता दिया 1024, लेकिन फेवरेबल निकाल नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में आपका हमें एक मेथड की रिक्वायरमेंट थी जो ज्यादा बड़े सैंपल स्पेस को डील कर सके, और उसलिए हमने बाइनोमियल बनाया था। उसमें बाइनोमियल में आपका फॉर्मूला ये वाला लगता था, एनसी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पे क्या होता था कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के कितने भी आउटकम क्यों ना हो, हम उन्हें दो कैटेगरी में बांट देते थे, या तो सक्सेस और या फिर फेलियर। ठीक है, इसके अलावा आपका एन होता था सैंपल साइज। सैंपल साइज जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें कितने, 10 कॉइन का, 10 कॉइन की बात करी ना मैंने, तो एन इज इक्वल टू 10 हो गया। अच्छा, एक्स, एक्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी जो तुमसे पूछी जाए फिलहाल। अब मैं सही बताऊं तो ये क्वेश्चन करवाने में इंटरेस्टेड हूँ। लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि बेटा ये आपसे पी मांगना चाह रहा है, और सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग रिलेशन ये आपका है। तो यहाँ पे आप जरा देख लीजिएगा 4, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 लिखा है। ये ना इस तरीके से ध्यान देना बेटा, पेपर में भी ये इक्वल टू देते हैं ना, कई बार बच्चे इस इक्वल टू से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या है, 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 के। ठीक है, 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 के। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आयुष, आयुष नाम है ना? हाँ, ये जो चीज लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन एन तो है नहीं, लेकिन नहीं भी हो सकता, लेकिन इस क्वेश्चन में तो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ एन आपको मिल गया। तो देख अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का फॉर्मूला लगा रहा हूँ 6c4 p की पावर 4 q की पावर 6 माइनस 4 यानी कि 2।
फिर इससे आगे चलते हैं और 6c2 p की पावर 2 और q की पावर 6 - 2 यानी कि 4। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये p स्क्वायर है, p की पावर 4 है, ये कैंसिल होके p का स्क्वायर बचेगा, q स्क्वायर है, q की पावर 4 है, तो यहाँ पे आपका 6c4 जो है वो मैं ओपन करूंगा। वैसे सुनो, आप लोगों को तो याद होगा ना, मैंने आप सबको बताया था एनसीआर बराबर होता है NCN-R के। तो इस हिसाब से तो 6c4 बराबर 6c2 का ही हुआ। ठीक है, और यहाँ पे तुम भी नहीं थी ना बेटा लास्ट क्लास में? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जरा देख लो ये जिनको नहीं दे, तुम भी नहीं थी ना, तो यहाँ पे बेटा देख, अगर मैं ये बात मैंने खत्म कर दी है, लेकिन मैं तेरे को अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। 6c5 अगर होता तो वो 6c1 के बराबर होता, अगर 6c3 होता तो फिर वो 6c3 के बराबर है। आ रही है बात समझ में? मतलब तुम समझ रही है यहाँ पे? जैसे अब मैं तुमसे ही पूछ लेता हूँ, और अगर लिखा है 10c7 तो किसके बराबर होगा? 10c7 बचे कितने? ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करना नहीं आता, अब नॉन मैथ्स हो ना? और तुम? ठीक है, और तमाम? ठीक है, तो यहाँ पे खैर अभी ये ओपन कैसे करते हैं वो बताने की जरूरत इस क्वेश्चन में पड़ ही नहीं रही, क्योंकि रीजन ये है कि 6c4 और 6c2 जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है तो नहीं बता रहा, बाकी आप वीडियो इसकी देख लेंगे। और यहाँ पे आपका 4p², ये बहुत आसान चैप्टर है, आप लोग प्रॉपर इस पे फोकस कीजिएगा, और उसके बाद आपका क्यूज। ठीक है, एक एक चैप्टर करके पकड़ के, मतलब कि उसे प्रिपेयर करोगे तो सब कुछ ठीक लगता है। जब आप पूरा सिलेबस, बार बार पूरे सिलेबस के बारे में सोचते रहते हो तो मतलब आपको लगेगा अरे यार मेरे बस की नहीं, इतना क्या क्या याद रखूं मैं, एक नन्ही सी जान। ठीक है ना? तो ऐसे ही फीलिंग आ जाती है, और इंसान तो अपने आप को हमेशा ही छोटा मानता है, गाना भी बनाया हुआ है, दिल तो बच्चा है जी। ठीक है, फिलहाल देखिए यहाँ पे p² अपॉन में q² इक्वल टू 1/4। अब p/q इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। ठीक है, तो अब बेटा ये ध्यान रखना, ये p/q आया। ठीक है, p/q आया, तो p इक्वल टू 1 अपॉन में नीचे दोनों का टोटल 3, और q इक्वल टू 2 अपॉन में नीचे दोनों का टोटल कितना? आ रहा है समझ में? हाँ, यस सर। तो ये बेसिकली आपका मैंने पी और क्यू निकाल दिया, क्वेश्चन ने यही मांगा था। आप देख लो, इन्होंने भी सॉल्व ही करा है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सॉल्व नहीं करा, और इसका कोई डायरेक्ट शॉर्टकट वाली बात नहीं है, थोड़ा सॉल्व करने में ही बेटर है। मतलब मैं सही बताऊं, एमसीक्यू में भी आएगा ना, अब कोई कहे सर वैल्यू पुट कर लो, भाई मैं मना तो कर ही नहीं रहा, वैल्यू पुट करने का कोई ऐसा तो है नहीं, आज तक किया नहीं, इतने क्वेश्चनों में कर दिया। अब चक्कर क्या है, वैल्यू कई बार क्या होता है, ए ऑप्शन से वैल्यू पुट करने वाले में एक ही प्रॉब्लम होती है, ए ऑप्शन से मैच कर जाए तो सबसे अच्छा है वैल्यू पुट का तरीका। जब वो डी से मैच करता है और आपको बिल्कुल क्लू नहीं होता कि कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा, तो आप 4 बार ट्राई करना पड़ जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में मेरी चॉइस ये रहेगी कि मैं इसे ऐसे ही सिंपलीफाई करके निकालूं, क्योंकि एक दो दो स्टेप तो लग रहे हैं मेरे, 2 स्टेप में क्या ही जा रहा है ना? ऐसी कोई कसम थोड़ी खानी है कि सीए फाउंडेशन में बिल्कुल लिखना ही नहीं है, अरे भैया हमें अपने कंफर्ट के हिसाब से करना है, समझ रहे हो? बस एक ही प्रायोरिटी होती है सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन में, कि गलत नहीं। क्या बोला? गलत नहीं, है ना? ये प्रायोरिटी होती है। अगर मान लिया मुझे, मेरे को नहीं दिमाग में आ रहा, नहीं मुझसे सोचा जा रहा ज्यादा, तो थोड़ा सा लिख लूंगा, कुछ लिख लूंगा, कुछ सोच लूंगा, ऐसे चलेगा काम। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सही सर्कल को डार्कन करना।
फिलहाल ये आपका हो गया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं सेट बी का 7। चलिए सेट बी का 7 जो है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं इतने ये ना 16.6 जो है ये मैं क्वेश्चन करवा दूं। और क्योंकि 16.6 और 16.7 मैंने करवाए थे, मतलब मैं स्किप करने के लिए बोला था। अब सुनिए दोस्तों, ये इससे पहले बताऊं, ये इस तरीके का जो डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, पहली बात तो ये कि इसको बोलते क्या है, इस डेटा को क्या बोलते हैं, ये तो वैसे पता ही होना चाहिए सबको, लेकिन चलो फिर भी मैं बोल देता हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों अगर मैं सीधा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये तो बहुत जरूरी है जानना, है ना। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जैसे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसमें इसको मैं एक एग्जांपल फिट कर देता मैं इसमें एक एग्जांपल फिट कर देता हूं, और मैं मान लेता हूं कि कोई पर्सन है जो 5 कॉइन को टॉस कर। 5 कहां से आया मेरे माइंड में? अब देखो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक है? 5। तो मेरे माइंड में जो 5 कॉइन की बात आई है वो इसलिए आई है, ठीक है। 5 कॉइन को मैंने टॉस करा। अच्छा सर, 5 देख के आपके माइंड में 5 क्यों आया? देख बेटा, 5 कॉइन को अगर टॉस करूंगा तो क्या हो सकता है? 0 हेड। क्या हो सकता है कि 5 में से किसी में भी हेड टेल नहीं, हेड नहीं आया, एक तरीके से 0 हेड आया, है ना, पांचों के पांचों कॉइन पे टेल। या फिर क्या हो सकता है? 1 हेड, या 2 हेड, 3 टेल, या 3 हेड 2 टेल, 4 हेड 1 टेल, 5 हेड 0, है ना। तो अब 0 1 2 3 4 5 लिखा है। तो ये बेसिकली आपका, मैंने आपको इस वजह से बोल दिया कि ऐसा मान लो तो मैं समझने के लिए क्वेश्चन के डेटा को कि 5 कॉइन उछाले जा रहे हैं। अच्छा नीचे फ्रीक्वेंसी का टोटल 32, और यहाँ पे बेटा आपका एन जो है, जैसे सिग्मा एफ यानी कि जो एन है वो कितना दे रखा है? 32। दोस्तों इस 32 का मीनिंग समझो, आप 5 का मीनिंग समझ गए, अब इसका मीनिंग समझो। और ये 3 6 10 8 3 2 का भी मीनिंग बताऊंगा, लेकिन पहले इसके टोटल का मीनिंग समझो। 32। बेटा मैं 5 कॉइन को टॉस कर रहा हूं, जैसे एक बार उछाला, ऐसी टॉसिंग में कितनी बार कर रहा हूं? 32 टाइम्स। 5 कॉइन को मैंने बार बार टॉस किया, कितनी बार? 32 टाइम्स, ठीक है। तो 32 टाइम्स में किसी एक बार ऐसा भी हुआ कि हेड आया ही नहीं, और किसी एक बार ऐसा भी हुआ कि 5 हेड, किसी बार 4 हेड, 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड। मैंने काउंट करना शुरू किया तो 32 बार उछाला, तो 32 में से ऐसे केसेस कि जब 0 पे हेड आया हो, यानी कि पांचों कॉइन पे टेल आया हो, कितनी बार हुआ ऐसा? 3। एक हेड और चारों पे टेल कितनी बार हुआ? 6 बार। दो हेड और 3 पे टेल 10 बार। 3 हेड और 2 पे टेल 8 बार। 4 हेड और 1 पे टेल यानी कि 3 बार हुआ, और पांचों के पांचों पे हेड, ऐसा कितनी बार हुआ? 2 बार। क्या मैं ये समझू कि आप इस समय जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसकी हर एक नंबर का मतलब समझ चुके हैं? ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई मुझसे बोले कि सर अगर हम 1000 बार उछाले इन्हीं 5 कॉइन को, 32 बार नहीं, अब कितनी बार कर दें? 1000 बार कर दें। अब बताओ सर कि 5 हेड आएंगे इसके कितनी बार होगा 5 हेड आएंगे? 32 में से तो बता दिया, देख लिया हमने। एक्चुअली परफॉर्म करके देखा, एक्चुअली परफॉर्म करके मतलब 5 कॉइन को बार बार टॉस करके देखा, कितनी बार टॉस करके? 32 बार। तो 2 बार ऐसा हुआ कि पांचों के पांचों पे हेड आया। तो कोई मुझसे जानना चाहता है कि सर ये बताओ कि अगर 1000 बार ऐसा करें हम, तब कितनी बार क्या आएगा? 5 हेड आएगा या 0 हेड आएगा? ऐसा कुछ पूछना चाहा किसी ने। दोस्तों आप सबको पता है 1000 बार करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम अब इसका आंसर निकालेंगे, हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि 1000 में से कितनी बार 0 हेड आएगा, या 1000 में से कितनी बार 2 हेड आएगा, या 5 हेड आएगा। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे? थ्योरेटिकली निकालेंगे, और इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? क्योंकि आप किसी चीज के चांसेस निकालते हो विदाउट परफॉर्मिंग दैट एक्सपेरिमेंट।
क्या बोला? विदाउट, समझ रहे हो बात को? भाई एग्जाम्पल के तौर पे किसी को एक छत से दूसरी छत पे जंप करनी है, कोई स्टंट सीन है। एक तो ये होगा कि इंसान मतलब कि पहले एक तरीके से मैथमेटिकली मेजर से स्पीड निकाली जाएगी कि कितना फोर्स आपके साथ चल रहा हो। ऑब्वियसली जब हम मूव करते हैं तो फोर्स काम करता है ना, तो कितना फोर्स आपके पास हो कि आप जब जंप करोगे तो सीधा आप लैंड कहां पे करोगे? नेक्स्ट बिल्डिंग, गली में नहीं गिर जाओगे, है ना? तो एक कैलकुलेशंस के हिसाब से भी तो करना पड़ता है पहले। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. और नहीं तो अगर मैं कहता हूँ गैप बहुत ज्यादा ना हो, थोड़ा कम गैप हो, तो इंसान अपने माइंड से भी कर लेता है कि थोड़ा सा फोर्स क्या लगाता है ज्यादा जंप करने के लिए। और जरूरी थोड़ी छत पे से ही कूदना, मान लिया वैसे ही कोई चीज, कोई इस ऑब्स्टेकल हो, कूदना हो, तो आपका माइंड अपने आप, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती इसको, ये अपने आप जज कर लेता है कि भाई इस स्पीड से अगर मैं भाग पाया तो मैं इसे एक बार में क्या कर पाऊंगा? जंप कर पाऊंगा, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर पाऊंगा। मानते हो इस बात को? तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आपका जब आप थ्योरेटिकली कोई चीज करते हो, वो मतलब कि यहाँ पे इस चैप्टर में यही पढ़ाया जा रहा है। तो अब जरा देखो मैं यहाँ पे कैसे करूं कि आपका बेसिकली मेरा आंसर आ जाए। तो ये देखो, सबसे पहले बेटा ऐसे क्वेश्चन में देखो, लॉजिक तो ठीक है सारी बातें, लेकिन अल्टीमेटली फिर काम क्या आता है कि कैसे करना है। तो सबसे पहले इस डेटा में क्या फिट करना है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा ध्यान रखना, इस समय जो तुम्हें कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फिटिंग ऑफ, इसको बोला जाता है फिटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन बाइनोमियल का भी है, ऐसा क्वेश्चन पाइसन का भी होगा। देखो इसमें कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इस डेटा का मीन निकालूंगा, और मैं नहीं निकालूंगा एक्चुअली में, तो आप लोग निकालेंगे, क्योंकि मीन निकालना सबको आता है। देखते हैं कौन जल्दी बताएगा। जीटी वाले तरीके से बता दो, ठीक है ना? याद है ना? एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू दबा के फिर आखिरी में क्या? जीटी कर दो। करा हुआ है आप लोगों ने अर्थमेटिक में? तो क्या बता रहा है? थोड़ा यार पता क्या है, मुझे वो है कि हेल्प करने में ना, वैसे तो ठीक है, हेल्प करा करो क्लास के बाद या क्लास से पहले। पता है क्यों? यार इन्हें ना रियलाइजेशन हो हर किसी को कि मुझे क्या नहीं आता। ठीक है? जिस दिन रियलाइजेशन हो गया ना, उस दिन मेरी भी जरूरत नहीं है। सारा खेल किसका है? रियलाइजेशन का। अगर बिल्कुल हर बात पे ही हम हेल्प करते रहते हैं ना, तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ऐसे करते करते जनवरी भी आ जाएगी, समझ ही नहीं आता। सर 2.25 बहुत बढ़िया यार। कल एक बच्चे ने भाई साहब यही गलत बता दिया, और हो सकता है आप में से भी कोई हो जिसका आया ही ना हो कि कैसे बताया। बताइए जरा 2.25 कैसे आया? पहले बताओ किस किस का आ चुका है? तूने तो करा भी नहीं है मुझे लग रहा है। किया है? ठीक है फिर। तेरे क्या चक्कर है, तेरे पे शक क्यों होता रहता है हमेशा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 काजल तेरा हुआ है? नहीं सर। अब क्यों नहीं हुआ? तुझे क्या चीज नहीं पता? मैं तेरे को, चल मैं हेल्प कर रहा हूँ। बस ये एक बार ऐसे रियलाइज हो जाए ना कि नहीं हुआ, मतलब वो एक मैसेज तो चला गया माइंड को कि भाई कमी है। और देखो चैप्टर खत्म होने वाले हैं, इसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन बचा है बस, जो कि मैंने बोला था एक क्लास बीच में थोड़ी एक्स्ट्रा लंबी क्लास रखूंगा और आपको थोड़ा पहले ही फ्री कर दूंगा। सर कल रख लो, रख सकते हो। कल ही तो, कल फंक्शन है घर में, शादी है, तो इसीलिए कल नहीं, लेकिन नेक्स्ट संडे पक्का रखा। ठीक है? नेक्स्ट संडे तक मतलब हो सकता है मैं काफी, ये तो चैप्टर के साथ साथ कोरिलेशन रिग्रेशन, कोरिलेशन रिग्रेशन हो गया हमारा क्या? नहीं हुआ। कोरिलेशन रिग्रेशन करवाना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आप ये समझो कि नेक्स्ट संडे तक। अब ये बच्चा जैसे इस समय अर्थमेटिक मीन में अटक रहा है,
कोई भी हो, तो आप ये समझो कि ये गलत मैसेज है ना। मतलब एक एंगल से मैं क्या जज करूं, कोर्स खत्म होने वाला है एक आध हफ्ते में, एक बच्चा अर्थमेटिक में भटक रहा है, मतलब तू ये पर्सनली मत लियो, क्योंकि तू तुझसे पूछा, तूने एटलीस्ट सच बोल दिया, कोई से हो सकते चुप ही बैठे हो, ठीक है ना, हंसी रहे हो अपने में, ले 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 मजा ले, ठीक है। अब इधर देखो, फिर वो बच्चा यही वाला गाना पेपर में गाता है, क्योंकि वो आस पड़ोस में देखता है लोगों को। अच्छा इधर देखो, बाइनोमियल का मीन क्या होता था बच्चों? एनपी एनपी होता था। तो यहाँ पे चलिए, अच्छा है गौरव, तेरा ये पेपर हो गया, अगर ये वाले चैप्टर, क्योंकि आसान चैप्टर है और पेपर में स्टैट्स पे सारा फोकस डाल दो पहले। स्टैट्स तुम्हारा प्रिपेयर होना चाहिए, मैं सही बताऊं, तुम्हारा स्टैट्स, एक बात सुन लो, तुम्हारा स्टैट्स होना चाहिए। मैंने जिस दिन, जैसे मान लिया एक आध हफ्ते में स्टैट्स खत्म करा ना, मान लिया मैंने अगली 5 क्लासेस में स्टैट्स खत्म करा, 4 क्लासेस में स्टैट्स खत्म करा, तुम्हारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक आध चैप्टर को छोड़ के तुम्हारा भी खत्म हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली तुम्हें पहले तक बेटा मैं भी रिवाइज कराऊंगा, लेकिन तुम्हारा भी तो रिवीजन बनता है ना, और सबसे ज्यादा जरूरी तो वही है। तो आपका मतलब स्टैट्स तुम्हारा मेरे साथ साथ ही खत्म हो जाए, एक आध चैप्टर का फर्क आए तो चलता है, ठीक है ना। अब इधर देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि इस बार ना मैं रिवीजन्स की जो क्लासेस होंगी, मैंने अब इस बार सोचा हुआ है कि एक्चुअली क्या होता है, रिवीजन क्लासेस बहुत क्विक चाहिए सबको। एक समझ में आया कि बहुत क्विक, मतलब बहुत क्विक का मतलब ऐसे है कि कोई ये चाह रहा है कि भाई 1 घंटे की क्लास हो बस, और 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, जिस जो कि मैंने अराउंड कम से कम नहीं तो 4 से 6 घंटे के बीच में करा है। तो मैंने इसका तरीका देखो, देखो बात गलत सही की नहीं है, पहले तो ऐसा लगता था ऐसे थोड़ी होता है, फिर मुझे लगा कि शायद कुछ सोचा जाए। तो भैया मैंने सिंपल सा फंडा ये बना लिया है कि ना, मैं हैंडआउट्स जिसे कह सकते हैं ना, ये जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही घर से बना के लाऊंगा नोट्स, सब कुछ लिखा होगा, कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है। देखो उससे ही टाइम बचाया जा सकता है, तो कुछ कोशिश करूंगा ऐसे कि एक क्लास में ही एक चैप्टर, यानी कि 1 घंटे में एक चैप्टर क्या रिवाइज पूरा, ठीक है। और मतलब क्वेश्चंस अगर मुझे, ऑब्वियसली रिवीजन का मतलब सिर्फ फॉर्मूले बताने नहीं होता, क्वेश्चन भी कराना होता है, तो क्वेश्चन भी पहले से ही सिलेक्टेड करके यहीं पे पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि शायद मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है ना। 1 घंटे में नहीं, 1.5 घंटे में भी हो गया तो बहुत है बस, ठीक है ना। फिलहाल देखिए बेटा, बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मीन, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है एनपी, और इस डेटा पे ही तो बाइनोमियल फिट होना है, और इस डेटा का मीन कितना है 2.25। तो मैं इस मीन को बाइनोमियल के मीन से कंपेयर कर दूंगा, और मैंने यहाँ पे इस x की वैल्यू को देख के समझ गया था कि कितने कॉइन टॉस करे गए हैं, 5। तो इस हिसाब से मेरा p की वैल्यू आ गई, और p की वैल्यू आ गई 0.45। अगर p 0.45 है तो q 0.55 होगा, अगर p 0.45 है तो q 0.55 होगा। और इधर देखो भाई प्लीज, और आपका, अब तुमने कहा ठीक है सर, ये यहां तक सीख गए, पहले ये बताओ। यस सर। अब तुमने कहा इसके बेसिस पे अब क्या पूछेंगे हमसे, सुनो, पहली बात कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा। देख, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ना दो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है, एक तो n और एक p। इनको बोला जाता है पैरामीटर। क्या बोला जाता है इनको? पैरामीटर्स। और क्योंकि दो है, क्योंकि दो है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक नाम दिया जाता है बाय पैरामीटर। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा पैरामेट्रिक है, बाय पैरामेट्रिक, क्योंकि कितने पैरामीटर है, दो। मतलब ऐसी दो इंफॉर्मेशन जो पता होना जरूरी है दोस्तों। जब तुम्हें n पता चल गया, p पता चल गया, उसके बाद q तो मैं निकाल ही लूंगा। तो तो बेसिकली अब आप कुछ भी पूछो बता देंगे हम, लेकिन तुमसे इन जनरल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है? और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी हुई कि जैसे तुमसे ये पूछेंगे कि अगर 1000 बार, जैसे यहाँ पे 32 था ना, मैंने अब 32 को कितनी बार क्या कर दिया, 1000,
1000 बार अगर हम क्या करें, बेसिकली 5 कॉइन को टॉस करें, तो बताओ कितनी बार इसमें से जीरो हेड आए। तो पहले आपको जीरो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया होगा जीरो का शॉर्टकट सुन लो। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो एटलीस्ट वन का होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये था, एनसीएक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस। अब अगर एक्स आपका जीरो हो, भूलना मत सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये, तो आपका एनसी जीरो, पी की पावर जीरो और क्यू की पावर एन माइनस जीरो। दोस्तों दोस्तों एनसी जीरो की वैल्यू बताई थी आपको, 1 होती है। किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है। और क्या बचा है, क्यू की पावर एन। तो याद रखना बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो क्यू की पावर एन। तो यानी कि 0.55 और उसकी पावर कितनी, एन, यानी कि सैंपल साइज कितना, 5। बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि आप लोग फटाफट से 0.55 की पावर 5 बता दो। 0.0503843 और यहां पे आपका बेटा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ऐसे, एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। क्या बोला, एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो बेटा यहां पे अगर हम बात करें 1000 हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हो गया, तो बेटा जो भी आई थी ना उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी प्रोबेबिलिटी आई थी उसे 1000 से मल्टीप्लाई। 50.32 बेटा कभी भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है तो वो डेसिमल में नहीं लिखी जाती, तो उसको आप सिमिलर करके क्या लिख दोगे, 50। क्या लिख दोगे, अगर ये होती 50.5 50.6 तो क्या कर देते, 51। क्या कर देते, अभी 50। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में जो आप इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा आपको, और आपका जैसे अब अगर मान लिया मैं कहता हूं, सोचो मैंने 32 बार उछाला था कॉइन को, 5 कॉइन को, तो यहाँ पे आपका देखो जरा, जीरो हेड कितनी बार आए थे, 3 बार। अब तुम में से कोई कहे कि सर अगर हम भी 32 बार ऐसे टॉस करें तो क्या लगता है आपको कितनी बार आना चाहिए जीरो हेड। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, दोबारा से प्लीज वो आपने जो प्रोबेबिलिटी थी उसको 32 से मल्टीप्लाई करो। 0.55 की पावर 5, 1.61। कोई बात नहीं, तो इसे बेटा जी हम क्या लिख देंगे, 2। क्या लिख देंगे। अब देखो इन्होंने क्या करा, ये रहा क्वेश्चन, और ये देखो ये सब कुछ वही करा है जो मैंने बताया, 2.25, 0.45, 0.55 और प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो। बेटा जी आपका यहाँ पे इनका थोड़ा सा फर्क आ रहा है, 3 आ रहा है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। तो उसके पीछे बस वो रीजन है, उसके पीछे रीजन है, ये देख रहे हो, जब पी और क्यू हमने क्या लिए थे, 0.45 और 0.55, इन्होंने 0.45 को 4 और 0.55 को 0.6 कर दिया। हालांकि मैंने कहीं ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि जो ये वैल्यू आती है इसको राउंड ऑफ करना होता है। मुझे ऐसा लगता है शायद ये मिस्टेक, ठीक है ना। जो इनका ये सोल्यूशन है, इन्होंने 4-5 की जगह 4 ले लिया और 5-5 की जगह 6 ले लिया, तो ये एक मिस्टेक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन्होंने किसके हिसाब से निकाली हुई है, 32 के हिसाब से। तो ये देख लो, सबको 32 से सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली है और 32 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने ये टेबल शुरुआत में आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ये टेबल देख के खामाखाई आपको ऐसा लगेगा इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसा थोड़ी आ सकता है। ये तुमसे क्या पूछ सकते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने किसकी पूछी, 1000 की पूछी, और कितने हेड की, 0 हेड की। हो सकता है ये किसकी पूछ ले, 1 हेड या 2 हेड, कोई पूछेंगे 1 ही। इन्होंने तो पूरा का पूरा रैंडम वेरिएबल सबकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल दी ना, तो सबकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तुमसे पेपर में नहीं पूछी जाए, ठीक है, कोई एक पूछी जाएगी। चलो इधर देखो, एक काम करो, अभी के अभी आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 16.7, और इसमें क्या लिखा हुआ है,
इसमें लिखा हुआ है 6 coins are tossed 501 times, 512 times. Find the expected frequency of head. अब find the expected frequency of head का मतलब ये तो सबकी पूछ रहा है। 0 head, 1 head, 2 head, 3 head, 4 head, 5 head. कहां तक? 6 है। कहां तक? 6 नहीं, 6 हेड तक, क्योंकि कॉइन्स तो सिर्फ कितने टॉस हुए हैं? तो 6 कॉइन को आप 512 बार टॉस कर रहे हो, लेकिन एक बार में तो क्या हो सकता है? या तो 0 हेड या 1 2 3 4 5 और मैक्सिमम 6। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म। तो अब आपसे मैं चाहता हूं कि आप मुझे दोबारा से आंसर बता दें किसका? 0 हेड। किसका हेड का? 0 है। अब लेकिन यार ये क्वेश्चन में ना पिछली बार तो तुम्हें पी और क्यू मिल गया था, मैंने जैसे निकाल के दिखा दिया था। इसमें क्या करोगे बेटा? सिंपल सी बात है, 6 coins are tossed 512 times. Find the expected frequency of head. Also compute mean and standard deviation. बेटा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। पहले बताओ सैंपल साइज कितना है? 6। कॉइन्स के केस में दो ही तो आउटकम होते हैं, हेड या टेल। तो पी क्या है? 1/2। क्यू क्या है? 1/2। तो आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालोगे और किससे मल्टीप्लाई करोगे फिर आखिरी में? 500 एन कर। ठीक है, बता दो कितना आना है। अच्छा, ये लिख लो भाई, फिर मैं हटा रहा हूं स्क्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बतानी है तुम्हें। और मैं यहाँ चेक कर लेता हूं, यहाँ पे कुछ बच्चों ने 8 बोला है और यस ऑफ कोर्स द आंसर इज 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाली और किससे मल्टीप्लाई करी? 500। क्या अब तुम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ गए हो? ठीक है, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल ही लोगे। एन इंटू पी मीन होता है और एन इंटू पी इंटू क्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलिए बेटा, बाकी ये बताओ 16.8 करा था आपने? अरे वो करवा दूं? चलो इधर देखो सभी, ये देखो एक क्वेश्चन देखो। हाँ जी, आ गया ना सबका? इधर देखो, एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये ना बेसिकली ये क्वेश्चन पढ़ लो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक बार आप पढ़ो। ये देखो जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएबल। दोस्तों एक ना प्रॉपर्टी है बाइनोमियल की, बेटा ध्यान दो, एक प्रॉपर्टी है बाइनोमियल की जिसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं जिसको? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में सुन लो, प्लीज ध्यान दो बेटा। एडिटिव प्रॉपर्टी में आपको ये बोला गया है कि एक्स जो है वो सिमिलर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, और जिसके पैरामीटर क्या है? n 6 है और p आपका 1/2 है। y जो है वो भी बाइनोमियल को फॉलो करता है और जिसमें सैंपल साइज 4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कभी ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, अगर कभी
x symmetric to binomial distribution with parameter n 1p और y symmetric to with binomial distribution with parameter n2 और p। तो ऐसे में एंड उसके बाद एक और लाइन x एंड y आर इंडिपेंडेंट, x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऐसे हो। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप इन दोनों को प्लस करके, ये जब दोनों प्लस होंगे तो ये भी किसको फॉलो करेंगे, बाइनोमियल को, और उनमें सैंपल साइज क्या होगा, n1 प्लस n2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p। कुछ बातें मेरे हिसाब से नोटिस करो बेटा, यहाँ पे देख रहे हो p है और यहाँ पे भी क्या है, यानी कि ऐसी दो डेटा में ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एडिटिव प्रॉपर्टी लग सकती है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्या बोला, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो कैसी हो, सेम। p आपका दोनों डेटा में कैसा होना चाहिए, सेम। आप नोटिस करो यहाँ पे x प्लस वाई जो है कुछ करूंगा वो भी सिमेट्रिक टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सैंपल साइज प्लस कर दूंगा, 6 प्लस 4 कितना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना, 1/2। दोस्तों जब पहली बार कभी करा था तो एडिटिव प्रॉपर्टी तो पढ़ ली थी, लेकिन एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद भी कुछ मिनट्स लगे ये समझने में कि ये यहाँ पे क्या चाह रहा है। ये जो मैंने अंडरलाइन करा है, हाईलाइट करा है, बताओ जरा यहाँ पे कि तुम्हें तुम्हें समझ में आता है। और यहाँ पे नाम साक्षी कहती है कि मुझे समझ में आता है। तो साक्षी बता, मैं मुझे करना क्या है, ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या मतलब है इसका, प्लस वाई का जो सम है वो 1 से ग्रेटर है। नहीं, ये नहीं कह रहा, बहुत बड़ी तुक्का लगा वैसे तो, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। इस बच्चे ने बोला कि सर ये आपसे मांग रहा है, देखो p लिखा है यानी कि प्रोबेबिलिटी मांग रहा है कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन की, x प्लस वाई की, और किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, 1 या 1 से ज्यादा। और बिल्कुल यहाँ पे जैसा इसने बोला कि ये प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहा है, एटलीस्ट 1। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे इतनी खुशी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप यहाँ पे बेसिकली सबको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 तो क्या होता है, q की पावर है। तो बेटा अब जो नया डिस्ट्रीब्यूशन है x प्लस वाई, उसमें p अगर 1/2 है तो q क्या होगा, और n कितना होगा, और बस अब तो हो ही गया वैसे, 1 माइनस 1 अपॉन में 1024, 1023 अपॉन में 1024, ठीक है। तो ये देख लो आंसर भाई दिख गया सबको, 1023 अपॉन में 1024, ये आपका बाइनोमियल पूरी तरीके से क्या, हर टाइप हो गया। कॉन्सेप्ट तो पहले ही बता दिए थे, लेकिन आपको एग्जांपल्स भी सारे ही बता, ठीक है। हाँ, अच्छा, घर पे जाके सभी बच्चे जो मतलब कि बाइनोमियल जिनका छूटा हुआ था वो प्रॉपर एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, एक प्रॉपर रिवीजन देंगे। आसान चैप्टर है इसलिए क्या पेपर में भी कोई मुश्किल क्वेश्चन आने की कभी नहीं देखा, ठीक है। स्टैट्स आपका पास होने का पासपोर्ट है, दिखाओ पास, ठीक है। और मैथ्स इसका देखो, मैं दोबारा बोलूं, जब मैं स्टैट्स पे बोलता हूं तो आप कभी मत सोचना कि मैं मैथ्स को कोई डाउनग्रेड कर रहा हूं भाई। देखो एक तो वैसे भी अभी जब मैं स्टैट्स पढ़ा रहा हूं तो मुझे स्टैट्स पे ही फोकस करवाना चाहिए, और तुम्हारे लिए ये एक फीलिंग भी आनी चाहिए तुम्हारे अंदर, मेरे को ऐसी मतलब कि इमर्ज करवानी चाहिए फीलिंग कि नहीं स्टैट्स ही सब कुछ है। और कोई झूठ भी नहीं बोल रहा, क्यों, क्योंकि ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है नहीं, कम मेहनत में
जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, कम मेहनत में काम पूरा हो जाता है। मैथ्स में आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस ज्यादा करना। यहां 10 क्वेश्चन करने होंगे, 10 क्वेश्चनों में अगर कोई काम बनता होगा तो वहां पे वो 25 30 40 क्वेश्चनों में बनता होगा। इस वजह से थोड़ा सा मेरे स्टैट्स पे फोकस आपका ज्यादा है। मैथ्स आते ही कुछ बच्चे अपने आप को नॉन मैथ्स मान के वीक फील कर लेते हैं, और कहीं पे उन्हें वीक लगता भी होगा कि यार मुझे तो ये आया ही नहीं। लेकिन स्टैट्स में ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये सारे मैंने रीजन दे रहा हूं कि मैं क्यों स्टैट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, उसके बाद फिर मैथ्स पे आ जाना। जैसे ही इससे फ्री होते हैं फिर मैथ्स पे आ जाना। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आपको पहली बार में जब आपने करे होंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं भी करी होगी ना, रिवीजन में एक बार जब दोबारा से मैं बता दूंगा तो आप समझना उस समय एकदम से फीलिंग ऐसी आ जाएगी, हाँ आ गया। और बस उस समय ये कर लेना, हाथों हाथ दोबारा से फिर पूरा चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेना। तो क्या होगा, तुम्हारा मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा। एलआर पे भी फोकस रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के मैं 100 नंबर का ही चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस, यार मैं तो चाहूंगा ना आपके ज्यादा से ज्यादा ही मार्क्स आए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वाली बात, पहले तुम्हें तुम्हारे अंदर भी ये फीलिंग आए कि भाई पास तो मैं हो जाऊं। अब पता चला पहले ही डरे बैठे हैं, बातें हम कर रहे हैं 100 की, वो कह रहा मेरे को मेरे 40 नहीं आने की उम्मीद लग रही। तो वो वाइब्स मैच नहीं कर। फिलहाल यहाँ पे ये मैंने करवा के दिखा दिया आप लोगों को। अब लेट्स प्रोसीड फर्दर, और हम चालू कर रहे हैं पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों और सारे सब्जेक्टों को भाई प्लीज, सारे सब्जेक्टों को लेके चलो। मैथ्स का ऐसा है बेटा, मैथ्स तो आपको आसान से आसान पेपर भी आया ना, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से ही करके जाना पड़ेगा। दोस्तों एक और बात, ये भी मत समझना प्लीज, ये भी मत समझना कि पेपर मुश्किल आसान। यार आपको बताऊं, 1 लाख बच्चा अगर फाउंडेशन में अपीयर होता होगा ना, कितना, 1 लाख, तो उसमें से कम 50,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स 150 से 100 के बीच में आ रहे हैं। और जिनके भी मार्क्स 150 से 100 के बीच में आ रहे हैं, उनकी खुद की कमी है, क्योंकि पेपर तो एक खराब आया होगा, कोई एक पेपर मुश्किल आया होगा, या किसी एक सब्जेक्ट को बच्चा मुश्किल मान लेता हो, प्रोबेबली मैथ्स या लॉ या कोई भी। बट अगर आपके 150 और 100 के बीच में आ रहे हैं, इसका मतलब आपके चारों ही सब्जेक्ट की तैयारी में कोई भी खासियत नहीं। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब टोटल फेलियर है ये, कोई सब्जेक्ट की वजह से नहीं, किसी पेपर की वजह से नहीं, ये आपकी तैयारी का टोटल फेलियर। ठीक है ना। तो आप ये समझो कि आपका, जैसे कोई बच्चा है कि 190 आए, है ना, 180 85 आए, समझ में आप 150 से नीचे आ रहे हैं, तो बेटा आप समझो कि आप तो सबसे आसान सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स का है, जिसके ऑलमोस्ट पढ़ ही चुके हो यार आप। जितना पूछा जाता है वैसे तो स्कूल में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बता ही दिया जाता है। बट हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े ट्रिकी होते होंगे शायद, मुझे पता नहीं, बट मेरे को लगता है कि शायद इकोनॉमिक्स आसानी है। तो उसमें भी इसका मतलब आप सिक्योर नहीं करो। ठीक है। तो मैथ्स का ये है भैया, पढ़ के जाओगे तो सबके लिए आसान है, नहीं पढ़ के जाओगे तो सबके लिए मुश्किल। फिलहाल पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन देखो। देखो यहां पे सीधा सीधा बता रहा हूं, इफ सैंपल साइज, बेटा ध्यान देना, कभी मैं सैंपल स्पेस बोलता हूं, कभी मैं सैंपल साइज बोलता हूं। इफ सैंपल साइज becomes large, binomial distribution fails। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर सैंपल साइज लार्ज हुआ तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा। बट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो बनाया इसलिए गया था, अभी जैसे कि हमने 1000 का किया। सैंपल स्पेस शॉर्ट साइज और साइज में फर्क होता है। वहां पे कॉइन कितने थे, सिर्फ 10। और यहाँ पे 1000 पर लोग। हाँ, अब यहाँ कोई नहीं, हम कितना, 1000।
और 1000 तक की बात छोड़, वैसे ही देख, ये देख, सब देखना फेल कैसे हो रहा है बता रहा हूं, सिर्फ लिख देने से आपको फीलिंग नहीं आएगी। इधर देखो सभी, अगर मैं ले लेता हूं n इक्वल टू 50, पिछली बार कितने कॉइन लिए थे? 10, अब कितने कॉइन लिए? 50। यहाँ पे दिव्यांश ने तो 1000 कॉइन की बात कर दी, मैं कहता हूं 1000 कॉइन छोड़ सिर्फ 50 पे आ जाते। तो अगर 50 कॉइन की बात करें तो आप यहाँ पे देखो, और मुझे निकालना हो कितना, कि 50 में से सबको पता है अब क्या रेंडम वेरिएबल क्या होगा? रेंडम वेरिएबल आपका x की वैल्यू 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, और ऐसा कब तक होगा, है ना? तो मैं यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पे फिर दोबारा निकालता हूँ जीरो की प्रोबेबिलिटी, जीरो हेड की। सबको पता है जीरो हेड के मतलब क्या होता है? क्यू की पावर है। अच्छा, हेड और टेल की बात हो रही है तो 1/2 और पावर में 50। प्लीज बेटा 0.5 की पावर 50 निकाल के जीरो 50 छोड़ो, शायद 38 39 फेल हो गया ना, इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? फेल हो गया। वैल्यू इतनी छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि आपका वो एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हुआ। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि आपका, मैंने आपको जो बोला था वो प्रूव हो गई बात। ठीक है, अब तुमने कहा फिर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं, तो वहां पे आपका पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है। और सीधा देखिए पाइसन का फॉर्मूला, e की पावर माइनस m की पावर x। इसको प्रॉपर फायदा हो रहा है इस चैप्टर में क्योंकि ये स्कूल में ही कर चुकी है ये। e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, जहां पे m जो है वो क्या है बेटा जी? आपका मीन। m जो है वो क्या है? आपका मीन। ठीक है, और बेटा वही फॉर्मूला है मीन का यहाँ पे भी, क्या? n इंटू पी। m इक्वल टू मीन इक्वल टू n। डन। हाँ जी, तो यहां पे आपका अगर हम बात करें, m इक्वल टू मीन इक्वल टू क्या? एनपी। ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें ना बस एक चीज नोट करनी है, मेन चीज, बस इसके बाद क्वेश्चंस भी कर पाओगे आप। ये जो m निकालते हैं ना, m का मतलब बता दिया, एनपी मीन होता है, एनपी निकालते हैं। यहां पे m की वैल्यू पता होनी बहुत जरूरी है। क्या बोला? ये पैरामीटर है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? पैरामीटर है किसका? पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है, m। तुमने कहा सर m भी तो n और p से मिलके बना है, मुझे n और p अलग अलग नहीं चाहिए। आप मुझे n और p दोगे तो मैं उनको मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लूंगा? m। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे बस एक वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, दैट इज m। और इसीलिए बेटा जी मैं यहाँ पे पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है यूनिपैरामेट्रिक। क्या बोला जाता है? यूनिपैरामेट्रिक। सब कुछ वही है बाइनोमियल वाला, बस ये समझ लो, ये एक बार ये e की पावर निकालना सिखा दूं और साथ के साथ आपका कैलकुलेशन एक क्वेश्चन करवा दूं, खत्म हो गया पाइसन। ठीक है, और यहाँ पे देखो e की पावर माइनस m पहले तो कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? e की वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है 2.7183। ठीक है, और ऐसे ही log e की वैल्यू याद रखना बच्चों 0.4343, है ना? तो ये मैंने, एक मिनट, ये मैंने जो चीजें लिखवाई हैं ये तुम्हें कभी अगर तुम्हारे माइंड में लॉजिक वाली बात आ गई तो मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा, इसलिए मैंने लिखवाई है। बाकी
आप सीधा सीधा देखो पहले तो कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो क्योंकि मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट वो ज्यादा होती है, तो ये देखो सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर में जो m है उसकी वैल्यू लिखोगे, क्योंकि पावर में m माइनस का है, तो किसी भी नंबर को माइनस का करने के लिए हम कैलकुलेटर में कौन सी की दबाते हैं, प्लस। बहुत बढ़िया। इसके बाद मल्टीप्लाई करना 0.4343 से। तुम्हें इससे समझ में आ गया होगा कि कुछ लॉग वॉग लेके बनाया है, लेकिन मैंने बताया ना, मैं स्टेप सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ, प्रॉपर प्रोसीजर बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्योंकि यार जब क्योंकि देखो मैं प्रोसीजर बताने में इंटरेस्टेड होता था, तो मैंने देखा कि बच्चे तो सिर्फ किस में इंटरेस्टेड है, आंसर में और स्टेप्स में। तो मैंने कहा जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसी पे, क्योंकि पता चला मैं स्टेप्स पे फोकस ना करके किसके लॉजिक बताने पे लगा वो, कि दोनों तरफ लॉग लिया जाएगा, इस तरफ का लॉग उस तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो मैंने देखा कि कोई कोई ऐसा फील कर रहा है कि मेरे को तो ये दिक्कत दे रहा है, तो इसलिए मैंने उनको स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे देखो m, क्योंकि ये माइनस का था तो कौन सी की दबाएंगे, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 0.4343 और उसके बाद डिवाइड 3558 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 टाइम्स। बस ध्यान रखना, m कुछ भी हो स्टेप्स में कोई चेंज नहीं। 0.4343 हमेशा सेम रहेगा, 3558 से डिवीजन भी हमेशा सेम रहेगा। सर जो ई है वो कैसे निकाला हमने 2.718 ये जैसे पाई की वैल्यू होती है ना 3 पॉइंट समथिंग, वो आपका बेसिकली ऐसी ई की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, ये वो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू जैसे 22/7 या 3.14 होती है, वैसे ई की वैल्यू फिक्स। समझ गया, हो गई बेटा बात यहाँ पे। अच्छा, अब आप लोग एक काम करो, पहले कैलकुलेटर में ना आप e की पावर -3 लिखा होगा, तो ये देखो इसे कैलकुलेट कैसे करूं। सबसे पहले 3 प्लस माइनस 0.4343 प्लस 1 और मल्टीप्लाई इक्वल टू 0.04976 सर ये तो मैं ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं 1 डिवाइड बाय 2.718 कर सकते हैं, लेकिन जब पावर में डेसिमल वाले नंबर आएंगे ना तब नहीं। इसलिए 0.49 कितनी आई बेटा वैल्यू, 0.49 0.49। 0.049 ठीक है बेटा, 0.04976। अच्छा सुनो, ये देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है दिव्यांश, ये कह रहा है e की पावर -3 है। कह रहा है आप ये स्टेप्स रटवा रहे हो हमें, सीधा e की वैल्यू आपने बताई थी 2.7183 और उसकी पावर -3। कभी भी पावर -3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर चुके हो तो कैसे निकालते हैं, 2.7183 डिवाइड का साइन दबाएंगे और इक्वल टू स्टेप कितने, दो ज्यादा। देखो करके देखो सभी एक बार। हाँ यही है 0.0 है ना। अब दिव्यांश ने ऐसा कहा कि फिर ये स्टेप्स रटने का फायदा क्या है। मैंने कहा वो m की वैल्यू कई बार ना किस में आ जाती है, डेसिमल। m की वैल्यू किस में आ जाती है, तो डेसिमल में फिर स्टेप्स नहीं बन पाएंगे ना। अगर आगे 3.73 कैसे करेंगे, दिक्कत हो, इसलिए आपको ये शॉर्टकट। ठीक है, अगर सर डेसिमल में ना हो तो यही होगा। हाँ अगर डेसिमल में ना हो तो ऐसे करो या वैसे करो, बात ठीक है। हो गया बेटा कॉपी, यस सर। चलिए फिर क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है, देखिए पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में यहाँ पे एक दो बातें और सुन लो। ये तो पता चल गया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फेल होता है तब पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है, लेकिन पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगता कहां पर है उसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बोल देता हूं। इफ
सैंपल साइज यानी कि n क्या हो, लार्ज, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि p कैसा हो, वेरी स्मॉल, कैसा हो, वेरी स्मॉल। अप्लाई पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और मैं इसका थोड़ा सा एक ऐसा एग्जांपल देता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा एरिया होगा जहां पे पाइसन लगेगा। दोस्तों जैसे प्लेन की बात करते हैं, आपको मैं बता दूं, गूगल पे सर्च कर लेना, एक दिन में 1 लाख प्लेन टेक ऑफ और लैंड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितने बोला, 1 लाख प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग मिला, ठीक है ना, 1 लाख हर दिन। बेटा अब ऐसे में क्या तुमने सुना है, रोज रोज सुनते हो खबर कि आज उसका टायर पंचर हो गया, आज उसकी क्लच की वायर टूट गई, ठीक है, या कोई भी इक्विपमेंट फेलियर वाली बात सुनते हो कभी? एरोप्लेन में हो सकता है कि कोई अंदर की कोई लाइट खराब हो, या ये सब तो हो सकता है, लेकिन जो इंजन वाला मामला है उसमें कभी भी आप कोई इक्विपमेंट फेलियर की खबर नहीं सुनते होंगे जल्दी से। अगर सुनते होंगे, सुनो, अगर सुनते होंगे साल में एक बार किसी प्लेन के साथ, तो मैंने तो बोला हर दिन कितने प्लेन उड़ते हैं, 1 लाख। गूगल पे सर्च कर लेना बाद में, 1 लाख को मल्टीप्लाई करो 365 से, है तो ये तो कितना हो गया बेटा, 365 लाख, है ना, यानी कि 3 करोड़ 65 लाख फ्लाइट में से एक, 3 करोड़ 65 लाख फ्लाइट में से एक में भी। और ऐसी जो खबर होती है इक्विपमेंट फेलियर की, कि टायर नहीं खुल रहा था उसका, या कोई भी ऐसी, कि तुम बहुत बहुत सालों में एक बार सुनते हो, तो इसका मतलब ये हुआ 3 करोड़ में नहीं, मतलब आप समझो कि अगर सक्सेस अचीव करनी है, हमें ये देखना है कि इक्विपमेंट फेलियर होने के चांसेस क्या है। तो इक्विपमेंट फेलियर होता हुआ तुम्हें 3-3, 10-10 करोड़ में से एक बार दिखेगी, कितनी छोटी प्रोबेबिलिटी नहीं हो गई। और छोटी प्रोबेबिलिटी अचीव करने के लिए सैंपल साइज ऑटोमेटिकली क्या लेना पड़ता है, लार्ज। छोटी प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल साइज क्या लेना पड़ता है, लार्ज। मानते हो इस बात को? तो जब भी कभी पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया ऑफ एप्लीकेशन की बात आएगी, तो एरिया ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, सैंपल साइज लार्ज, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। और बल्कि मैं इसे ऐसे लिखता हूं, आप ये देखिए, इसे ऐसे लिख देता हूं, ये भी आप लिख ही लीजिएगा। इन पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन एन को लिख देंगे इनफाइनाइट, है बड़ा दिखाने के लिए, और पी को लिख देंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0, ठीक है। पी को क्या लिख देंगे, ऑलमोस्ट 0। बेटा एन, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को पढ़ते हैं बेटा टेंड्स टू, क्या पढ़ते हैं लाइन को, और इसका मतलब होता है अप्रोक्स, कि एन की वैल्यू अप्रोक्स क्या है, इनफाइनाइट, और पी की वैल्यू अप्रोक्स क्या है, 0। दोस्तों एक बात बताओ, अगर p ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0 है, तो आप सबको पता है कि p प्लस क्यू का टोटल तो क्या होता है, तो अगर p ऑलमोस्ट 0 है, तो फिर तो q अप्रोक्स किसके होगा, 1 के, ठीक है ना ये बात। तो इस वजह से सुनो, इस वजह से सुन लो, मीन कितना बताया था तुम्हें मैंने, m से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितना बताया था, np। अच्छा बाइनोमियल में क्या सिखाया था, और वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, एनपीक्यू। लेकिन यहाँ पे क्यू जो है वो कितना है, 1 के अप्रोक्स है, तो अगर एनपी 1 क्यू की जगह 1 रखोगे, तो क्या कोई अलग आंसर आएगा, या यही ऊपर वाला ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब याद रखना, इन पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन बराबर होता है किसके, वेरिएंस के, जबकि बाइनोमियल में मीन क्या होता था, बड़ा, और वेरिएंस क्या होता था, छोटा, ठीक है। तो आपका ये याद रहेगा सभी को। अच्छा, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए, सबको पता है
स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना? तो मीन बोलो सब क्या होता है? एम। सब बोलो मीन क्या होता है पाइथन में? वेरिएंस क्या होता है? NP3 equals to M। सेम होता है ना, मतलब आप बोलो मीन भी एम है, वेरिएंस भी एम है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? रूट है। ठीक है, चलो अब एक चीज और बता के फिर मैं क्वेश्चंस पे चल देता हूं। बेटा जैसे उसमें बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो का शॉर्टकट सिखाया था ना, ऐसे ही यहां भी सीख लो तो अच्छा रहेगा। और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो देखो बेटा, e की पावर क्या फॉर्मूला था? माइनस एम। m की पावर x यानी कि जीरो। अपॉन में x अपॉन तो 2 क्या बचा? E की पावर माइनस। तो जैसे बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो होती थी q की पावर n, पाइथन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो क्या रह जाएगी? e की पावर माइनस। चलो बस ये खत्म ही हो गया एक तरीके से। आओ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है सर एक मिनट रुकना प्लीज। जी। मुझे देखने दे देख रहा था कितनी ताकत है। ऐसे। चलिए हो गया ना बेटा काजल? तो यहाँ पे आपका आइए जरा क्वेश्चंस करते हैं, और देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी के तो क्वेश्चन आते ही हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे बाइनोमियल का भी मुझसे थोड़ी देर पहले कृति ने करवाया। सही बोला ना? बड़ा कंफ्यूजन होता है कीर्ति। थैंक यू। अच्छा ठीक है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x where x is a Poisson variate satisfying the condition। बेटा ये मैंने बताया इक्वल टू से कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग अब थोड़े से कॉन्शियस रहेंगे। यानी कि ये बताना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 3 इक्वल। बेटा e की पावर माइनस m की पावर x यानी कि 2 अपॉन में x फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। e की पावर माइनस m की पावर x यानी कि 3 अपॉन में 3। m स्क्वायर से m क्यूब कैंसिल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? ठीक है, स्क्वायर से क्यूब कैसे काट दिया? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन इज पेनिंग। ठीक है, देख बेटा जैसे एक्स स्क्वायर और इधर एक्स क्यूब लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस नहीं, रुक जा, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स। एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है? जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है उस तरफ जाके अब ये वाला एक्स आ गया, ये वाला एक्स, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, इस एक्स ठीक है, क्या हो गया? x इक्वल टू सर एक बार और ये ज्यादा अच्छा था। चलिए इधर देखो, यहाँ पे m इक्वल टू 3 आ गया,
अच्छा इधर देखो सभी, सर वो जो 6 वे 2 वे था वो क्या था? अरे बताओ। हाँ अरे वो ऐसे ही लिख दिया, वे कुछ नहीं है, ठीक है। वो मतलब वो ये ले, ये इसकी वजह से मत सोच, यहाँ पे वेज कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ना जब फैक्टोरियल को ओपन करते हैं ना तो ऐसे लिख देते हैं 6 वेज 3 वेज, तो वो याद आ गया था गलती से। यहाँ पे देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक बार आप पढ़ लो फिर मैं करवा रहा हूँ। इधर और 2.7 हम्म दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बताया दूं बात, सुनो सुनो सुनो। पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो मोड होता है, बिल्कुल मैंने बोला बाइनोमियल जैसा ही मामला है सारा। तो मोड दो होते हैं, एक होता है वन मोड और एक होता है टू मोड, ठीक है। अब वो इंटीजर और नॉन इंटीजर वाली बात तो सही है, लेकिन वहां का फॉर्मूला क्या था, n+1 इंटू पी। यहां पे क्या होता है, वन मोड कब आएगा, इफ m इज नॉट एन इंटीजर। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो बाइनोमियल का था, बस वहां पे n+1 इंटू पी होता था, यहाँ पे क्या है m। और टू मोड का मतलब है इफ m इज एन इंटीजर। अच्छा बात अब यहां पे आती है कि मोड क्या है। इंटीजर पार्ट क्या बोला मैंने, इंटीजर पार्ट ऑफ मोड, और यहां पे मोड क्या होगा, जो भी m की वैल्यू आएगी m-1। तो देख लो बिल्कुल वही बाइनोमियल वाला ही रूल है, बाइनोमियल में भी यही सिखाया था, लेकिन वहां पे ना बस ये था m की वैल्यू नहीं, वहां पे किसकी वैल्यू देखते थे, n+1 इंटू पी, बिल्कुल कोई अलग नहीं। और इसी पॉइंट के साथ बाइनोमियल एक तरीके से क्या ही हो गया, और पाइथन क्या हो गया, खत्म ही हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन करवाना बचा था, तो आइए मैं क्वेश्चन इसे देखिए मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे बड़ी बात मोड निकालना नहीं है, मोड इज नॉट इंटरेस्टिंग वन, बल्कि पता है क्या है, कहता है प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम वेरिएबल x फॉलो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन वुड अज्यूम अ पॉजिटिव वैल्यू। अब यार ये वुड अज्यूम अ पॉजिटिव वैल्यू और फिर ये दे दिया। अब भाई मैं समझ ही नहीं पा रहा था, ये इसको तो मैं क्या देखूं, जो मुझे ये समझ नहीं आ रहा पॉजिटिव वैल्यू कहना क्या चाह रहा है। तो आपका बोलो बोलो, ये प्रोबेबिलिटी है ना 1 माइनस e माइनस, हाँ ये प्रोबेबिलिटी है, किसकी प्रोबेबिलिटी है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी। और बेटा सब सुनो, पॉजिटिव वैल्यू क्या नेगेटिव की होती, नेगेटिव वाले नंबर पॉजिटिव नहीं होते, जीरो होता है पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव नहीं होता, जीरो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो अब ये पॉजिटिव वैल्यू से मुझे समझ में आया कि यानी कि इसका मतलब ये जीरो से बड़ा, और जीरो से बड़ा का मतलब क्या हुआ, वन या वन से ज्यादा, और वन या वन से ज्यादा का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बहुत बड़ी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, एटलीस्ट वन कह रहा है, और सबको पता है एटलीस्ट वन निकालने के लिए वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या किया जाता है,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कैसे निकल के आ जाता है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू इन्होंने क्या गिवन दे दी है, 2.7 है वो। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2.7, और आखिरी में आपसे क्या मांग लिया इन्होंने मोड। तो जब m अगर आपका 2.7 है तो मोड क्या होगा बेटा, नॉन इंटीजर है ना, तो मोड किसके बराबर होगा, इंटीजर पार्ट, इंटीजर वाला पार्ट ले लेंगे, और कितना सिर्फ, देख लो क्वेश्चन सोचने में कितना टाइम लग रहा था, लेकिन करने में एक स्टेप नहीं। और कंफ्यूजन क्या था, बस कंफ्यूजन था वो पॉजिटिव वैल्यू कह क्या रही। फिर थोड़ी देर बाद इसको देख के समझ में आया कि यार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, मतलब सही बताऊं पहली बार जब हमने किया था थोड़ा टाइम लगा था, मतलब ऐसा नहीं कि वो देखते ही अच्छा इसका ये मतलब है। अब वो 1 मिनट था कि वो 5 मिनट थे, कि वो उससे भी ज्यादा थे, 6-7 मिनट 10 मिनट थे, ये नहीं पता, पर ये पता है कि टाइम लगा। तो यहाँ पे आपका मोड जो है वो आपका मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, और देख लो किस तरीके से कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन के अंदर। जो बच्चा अब जब तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा तो शायद तुम ये 2 स्टेप भी नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अच्छा पॉजिटिव वैल्यू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 यानी कि e की पावर माइनस m 2.7, m अगर 2.7 तो मोड कितना 2, ऐसे करो। तो यही पेपर की रिक्वायरमेंट है, आप घर से बहुत प्रैक्टिस करके जाओ जिससे कि आप बिना लिखे ही सॉल्व कर सकते। चले आगे, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लिखा है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पाइथन वेरिएट। याद करो पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था, रूट एम, और रूट एम की वैल्यू 1.732 है। दिमाग पे थोड़ा जोर डालो कि आपका 1.732 किसका रूट होता था, 1.414 किसका रूट होता था, √2, और 1.732 किसका रूट होता था, आ रही है बात समझ में। तो m जो है वो कितना हो गया 3। अब m अगर 3 हो गया तो मैं तुम्हारी तो बात खत्म, m की वैल्यू मिलते ही तुमसे तो कुछ भी पूछो बता ही दोगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएट लाइज बिटवीन -2.3। तुम सबको पता है अभी तक रैंडम वेरिएबल जिसे x बोलता हूं 0 1 2, तुमने कभी डेसिमल में सुना है, नहीं, क्योंकि होता ही नहीं। तो अब जरा देखो ना, नेगेटिव सुना, तो 2.3 और 3.68, -2.3 और +3.68 के बीच में रैंडम वेरिएबल कौन कौन से होंगे, एक तो आएगा 0, कौन सा आएगा, 0 1 फिर 0 1 आएगा, 2 आएगा और 3 है। माइनस का तो लेते नहीं, और प्लस का मैक्सिमम कहां तक 3 तक, 4 ले नहीं सकते क्योंकि 3.68 पे ही बात क्या कर दी, खत्म। तो अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। दोस्तों मैं यह करके दिखा रहा हूं, बाकी ऐसे 4 रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालने वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता, बिकॉज ये मुश्किल नहीं बल्कि क्या है, लेंदी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हो गया e की पावर -3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 e की पावर -3, 3 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, e की पावर -3, 3 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और e की पावर -3, 3 की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। दोस्तों e की पावर -3 की वैल्यू तो तुमने 0.04 पाइथन के शुरुआत में ही निकाल ली थी, और 0.04, बहुत बढ़िया, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2, और 3 का क्यूब 27 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 6। बेटा e की वैल्यू पावर -3 दोबारा से बता देना कृति, 786, और यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे आपका अगर एलसीएम ले, अगर यहाँ एलसीएम ले तो आपका 6 हो गया, और यहाँ पे
6 18 plus 24. करो कितना आता है 80 या 70 70.6. फाइनल बताना 30 प्रोबेबिलिटी 30 कैसे आ सकती अबे इससे भी तो मल्टीप्लाई करो 647 बस ठीक है। और यहाँ पे आप जरा देखिए यहाँ पे आंसर जो है 0.65 ठीक है। देख लो है वैल्यू वही जो तुमने कैलकुलेट करी है ठीक है, बट थोड़ा सा राउंड इस पे अप्रोक्सीमेशन करा है तुमने। 0.645 को 65 तो लिखा जा सकता है ना 647 को। ऑल ओके अच्छा चलिए ये आप समझ गए हैं। और उसके बाद कौन सा टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है? ये तो खत्म हो गया है ठीक है ना। इसमें अब क्वेश्चंस कर सकते हैं हम, जैसे ये वाला क्वेश्चन एक बार तुम करके देख लो। और इक्वल टू में कंफ्यूजन अगर तुमने यहाँ नहीं हुए तो पता चल जाएगा तुम्हें आ गया। जल्दी से करके बताओ। और इस क्वेश्चन में ये लो करके दिखाओ ये क्वेश्चन। बस ये एक जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है इसमें मेहनत कर लो, अगला पिछला सब माफ है। और करियर बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, नहीं तो लाइफ खराब है। मैंने भी देख किया है, कहीं तक तो पहुंची चलो। अब क्या कह रहा हूँ कोई चीज बताओ। मैंने खत्म कर हो रहा है बेटा या अटक रहे हो? ये वाली चीज मुझे बताया
अभी क्लास भेजूंगा लास्ट वाली भी और आज वाली भी, दोनों कंपेयर, ठीक है। तो कितनी पीछे चल रही है मुझसे? बस लास्ट चैप्टर मैंने करवाया था टीवीएम, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटीज, तेरा सेंटेंसी डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, 4 चैप्टर क्लियर है। टीवीएम इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब तू मेरे साथ पीछे चल रही है तो वो क्यों छूट गया? टेस्ट नहीं दिए होंगे तो। टीवीएम के 3 टेस्ट हुए थे तो दिए ना थे, नहीं रहे, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं था, मार्क्स आए नहीं। तुम्हारा भी टीवीएम का एक और टेस्ट भी हुआ है ना पीछे? 3 हो गए। कैसा रहा वो वाला? क्या करे थोड़ा, या ये समझ लो कि 2 बार टेस्ट देने की वजह से तीसरा ढंग का हो। इसमें एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्लस का साइन यहाँ से भी यहाँ से निकाले थे, यहाँ पे पहले ऊपर हमारे सामने प्लस लगाया, तो पहले तो फिर पहले ये पढ़ेंगे सिखाना चाहिए तो सिखाना चाहिए। हाँ तो ये ऐसे होगा ना। नहीं आ रहा कुछ भी आ नीचे कितना
मैं कोई ज्यादा वो नहीं कर रहा, स्किप नहीं कर रहा स्टेप्स, क्योंकि आपको समझाना पर्पस है। बड़ा ही क्वेश्चन है, बट ये ऐसे मतलब ये बोल के ना स्किप नहीं किया जा सकता कि बड़ा क्वेश्चन है तो अरे नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें सिखा के तो जाएगा ना। तो वो आवाज ऐसी होती है भाई बनना अरे लिखता जा रहा हूँ, पता चल रहा है ना क्या हो रहा है। मोहित तेरे को अबे भाई एक बात बता ना, समझाने क्योंकि चक्कर के तो कहाँ तक ऊपर भाई, ठीक है मैं बता दूं। किसी चीज का स्क्वायर -4 आ सकता है? नहीं, मतलब माइनस आ सकता है क्या? माइनस नहीं है, माइनस पॉजिटिव सर इधर ऊपर करोगे और हाँ सर एक बार स्टार्टिंग से देखो ये देखो, चलो आप सीख लो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बराबर है 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस में 90 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। बेटा फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया, e की पावर -m और m स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन आ सकता था, मैंने कॉमन ले लिया, वो कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 24, 6 फैक्टोरियल 720 था, 90 से 720 कट करा तो 0 0 कट कर। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो 24 3 72 होता है, तो एलसीएम आ गया 70। और यहाँ पे 24 3 होता है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 कितना 27। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 इधर आ जाएगा, और 72 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 36। फिर मैंने नोटिस किया कि यार यहाँ 36 आने वाला है, और इधर भी दोनों 9 के मल्टीपल है, तो 9 ही कॉमन ले लिया। 9 3 27 और 9 बाहर आ गया। फिर इस 9 से इधर वाले 36 को कट कर दिया, 4 बच गए। 4 इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस m की पावर 4। अब आपका m स्क्वायर को मैंने x लेट कर लिया, मैंने कहा यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूं। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने m स्क्वायर की जगह x लिखा, तो m4 की जगह क्या लिखूंगा, x स्क्वायर। बोलो ठीक है यहाँ तक? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई, जिसके फैक्टर हो गए 4x माइनस। अब मैंने यहाँ पे से फैक्टराइजेशन कर दिया, x की दो वैल्यू आ रही थी, -4 और 1। x एक्चुअली तो मैंने क्या माना था, m स्क्वायर को माना था, तो m स्क्वायर इक्वल टू -4 और m स्क्वायर इक्वल टू 1। किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस का नंबर आए, ये पॉसिबल नहीं है ना?
किसी चीज का अंडर रूट, ध्यान दीजिए, ये देखो, किसी चीज का, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये देखो सभी, ये 16 लिखा है, 16 का स्क्वायर रूट प्लस का और माइनस का 4 आ सकता है ना, क्योंकि आप क्या करोगे, प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही करोगे ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी का स्क्वायर कर रहे हो तो किसी का स्क्वायर कर रहे हो तो वो नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो इस वजह से इस बात पे मैंने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया और आपका ये एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब एम स्क्वायर 1 है तो एम की वैल्यू भी क्या होगी, डन बेटा। तो इस तरीके से आपको मैंने ये करके दिखाया दोस्तों, ऐसा है एग्जाम्पल, सारे के सारे आप ट्राई कर सकते हैं 16.17 तक। अब ये मत बोलना बाद में, 16.17 तक, 1 से लेकर 16.17 तक के, बल्कि 16.18 भी है और 16.19 भी है, सारे ट्राई कर सकते हो, पाइथन तक के सारे, ठीक है। सेट ए में, सॉरी सेट, हाँ सेट ए में भी करवाए तो, सेट ए के लिखो 1 से लेकर आप कर सकते हो 26 तक, 1 से 26 करने हैं मन, और सेट बी के तुम्हें 1 से लेकर 15 तक, क्या बोला, 1 से लेकर 15 तक, ठीक, 1 to 15 सेट बी, ठीक है। ये आपको करने हैं और आपका नेक्स्ट क्लास में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका क्या करवा दूंगा, फिनिश करवा दूंगा, बल्कि शायद आगे भी चल, ठीक है। तो अभी फिलहाल यही, और क्वेश्चन नंबर 7 एक बच्चे ने डाउट पूछा है तो देख लीजिएगा। देख बेटा, इसमें क्या बोला हुआ है सुन ले, if the overall percentage of success in an exam is 60, overall percentage of success, what is the probability out of the group of 4 students at least one has passed। सबको पता है at least one कैसे निकालते हैं, 1 minus probability of, तो बेटा एक मेरी बात सुनो, ये सैंपल साइज तो स्मॉल है ना, हाँ, तो सैंपल साइज स्मॉल है तो यहाँ पे बाइनोमियल लगना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी स्मॉल नहीं है, तो यहाँ पे आपका एटलीस्ट 1 हैज पास, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, और सबको पता है कि बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या होता है। अब P अगर 60% है तो Q क्या होगा, चलो फाइनली आंसर लिखा, ठीक है। अच्छा आगे ये है 9.216 समथिंग आ रहा है। अब गलत पता चल गई ना, गलती, चलिए अभी इतने सर ये